अरोड़ा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हरदीप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि अपन पोषक तत्व पढ़ रहे थे, तो अपन पोषक तत्व में लास्ट क्लास तक अपन ने देखा था कि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के कार्य क्या होते हैं, उसके साथ साथ कमी के लक्षण क्या हैं और इसके साथ ही इनकी अधिकता होने पर कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। इसके साथ साथ ही अपन ने देखा था कि नाइट्रोजन को प्रोटीन में कैसे परिवर्तित करते हैं और प्रोटीन को नाइट्रोजन में कैसे परिवर्तित करते हैं। यानी कि नाइट्रोजन की अगर मात्रा अपने को दी हुई है तो 6.25 से गुना करके अपन उसको प्रोटीन में परिवर्तित कर सकते हैं, और अगर प्रोटीन की मात्रा अपने को दी हुई है तो अपन 6.25 से भाग देकर उसको नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपन आगे चलते हैं तो देखते हैं प्राथमिक पोषक तत्वों में 2 पोषक तत्व कंप्लीट हो चुके थे, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। अब एक पोषक तत्व बचता है पोटेशियम। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पोटेशियम। कौन सा पोषक तत्व पढ़ते हैं? पोटेशियम। पोटेशियम तो देखिए, पोटेशियम की अगर अपन बात करें तो पोटेशियम पौधे के कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में भाग नहीं लेता। ठीक है, एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में भाग नहीं लेता। तो वो कौन सा पोषक तत्व है? तो वो है पोटेशियम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो कार्बनिक भाग या पौधे की संरचना में नहीं पाया जाता, तो कौन सा पोषक तत्व होगा? तो पोटेशियम। तो अपन लिख देते हैं, कार्य है इसका कि यह पौधे के कार्बनिक भाग के निर्माण में भाग नहीं लेता, या कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में भाग नहीं लेता, ऐसे लिख सकते हैं ना, कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में भाग नहीं लेता। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। तो अगर अपन बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम एंजाइम एक्टिवेटर होता है, यानी कि एंजाइम इसको क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसके साथ ही पोटेशियम 60 से अधिक एंजाइमों को सक्रिय करता है। इसी कारण इसे एंजाइम एक्टिवेटर कहते हैं। एंजाइम एक्टिवेटर भी कहते हैं। ठीक है, एंजाइम एक्टिवेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि 60 से अधिक एंजाइमों को क्या करता है? सक्रिय करता है, और इसी वजह से इसको एंजाइम एक्टिवेटर कहते हैं। इसके साथ साथ ही अपन देखें तो पौधे के कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में भाग नहीं लेता। ठीक है, आगे चलते हैं तो और देखते हैं इसके कार्य में। पोटेशियम पादप में मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पादप में कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही अपन ने कहा था कि यह रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करता है। ठीक है,
रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करता है। ठीक है, अपन ने जब कमी के लक्षण देखे थे तो वहां पे अपन ने ये कहा था कि रंध्रों को बंद करने और खोलने का कार्य कौन करता है, तो पोटेशियम करता है। तो अपन आगे लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, रंध्रों को खोलने एवं बंद करने का कार्य करता है। अब देखिए, अगर पोटेशियम पर्ण में जो उपस्थित रंध्रों को बंद एवं खोलने का कार्य करेगा, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, जो पादप में परिवहन हो रहा है, किसका परिवहन, जल का परिवहन हो रहा है, गैसों का परिवहन हो रहा है, या जो स्थानांतरण हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, ये नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, जब ये परिवहन को नियंत्रित करता है तो इस वजह से इसको पादप का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन, यानी कि पोटेशियम को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं, इसी कारण इसे पादप का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप का ट्रैफिक पुलिसमैन। ठीक है, और की ऑफ लाइफ अपने पढ़ा था, फास्फोरस को क्या बोलते हैं, पादप के जीवन की कुंजी। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक पुलिसमैन किस पोषक तत्व को कहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है तो पोटेशियम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रंध्रों को खोलने एवं बंद करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलें तो ये क्या करता है, पौधों में गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि पौधों में रंग रूप के लिए। और अगर अपन बात करें तंबाकू की पत्तियों को जलने में, इसके साथ साथ ही रेशे की मजबूती आदि क्या होती है, गुणवत्ता होती है, तो उसके लिए उत्तरदायी है। यानी कि अगर अपन रेशे वाली फसलें देखेंगे, जैसे कपास, जूट है, तो उसमें रेशे का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ही अगर अपन तंबाकू में देखते हैं तो तंबाकू के जलने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, और अगर पत्तियों की देखें तो पत्तियों में क्या करता है, ये पौधों की पत्तियों में या पौधों के दानों में गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी है। तो इस वजह से पोटेशियम को क्वालिटी न्यूट्रिएंट यानी कि गुणात्मक पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। पादपों में रंग, ठीक है, पादपों में रंग, इसके साथ साथ ही रेशे की मजबूती, पादपों में रंग कोमा रेशे की मजबूती कोमा तंबाकू में जलने के गुण के लिए या गुण को बढ़ाता है। इसी कारण इसे गुणात्मक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि क्वालिटी न्यूट्रिएंट। ठीक है, इतना समझ में आया। और अगर अपन कहें कि चारे वाली फसलों के लिए गुणात्मक पोषक तत्व कौन है, तो नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है। इस वजह से नाइट्रोजन को चारे वाली एवं हरी पत्ती वाली सब्जियों के गुणात्मक पोषक तत्व कहते हैं। इसके साथ ही देखें तो फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट एवं स्टार्च के स्थानांतरण में भी सहायक है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है।
आगे चलते हैं। पोटेशियम पादपों के कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च में भी सहायक है। और अगर क्वालिटी न्यूट्रिएंट पूछते हैं तो पोटेशियम है। और अगर क्वालिटी न्यूट्रिएंट हरे चारे वाली फसलों में पूछते हैं तो कौन है वहां पे नाइट्रोजन है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट एवं स्टार्च के परिवहन में सहायक होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के एवं स्टार्च के परिवहन में या स्थानांतरण में सहायक होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्थानांतरण। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं कि अपने कह दिया इसको क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसके साथ साथ ही अगर अपन बात करें, इसको ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चलें तो आगे चल के देखते हैं कि कई बार क्या होता है, अपने कहा था ना कि इसकी कमी की वजह से क्या होता है, इसकी कमी की वजह से पत्तियों के किनारे जलते हैं, क्योंकि ये रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करता है। जब रंध्र खुलेंगे और बंद ही नहीं होंगे तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, यह हद से ज्यादा हो जाएगा, पौधे में पानी खत्म हो जाएगा। अगर खुले रहेंगे तो हद से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पौधे की पत्तियां जलना प्रारंभ हो जाती है। जब पौधे की पत्तियां जलना प्रारंभ हो जाती है तो पत्तियों के किनारे जले हुए दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों के। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ठंडे इलाकों में इसकी जो कमी से पत्तियों के किनारे जलते हैं वो कई बार क्या है, ठंडे मौसम होने की वजह से नहीं जलते। तो इस वजह से इसके जो कमी के लक्षण हैं वो दिखाई नहीं देते। तो इसी वजह से इसको हिडन हंगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हिडन हंगर के नाम से भी जाना जाता है। कमी के लक्षण इसलिए लिखते हैं, कई बार कमी के लक्षण दिखाई नहीं देने के कारण इसे हिडन हंगर के नाम से भी जाना जाता है। हिडन हंगर का क्या मतलब हो गया, यानी कि छुपा हुई भूख। क्या बोल सकते हैं इसको? छुपी हुई भूख। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि अपने देखा था कि नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में क्या हो रहा था, होलो स्टेम हो रहा था, आलू में होलो हर्ट हो रहा था। इसके साथ साथ ही अगर अपन फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस की अगर मात्रा अधिक हो जा रही थी हद से ज़्यादा, तो जिंक और आयरन की कमी हो रही थी पौधों में। लेकिन पोटेशियम एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है, अगर पौधे इसकी मात्रा से अधिक अवशोषित कर लेते हैं तो ये पौधों में कोई रोग उत्पन्न नहीं करता। यानी कि एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसकी अधिकता के कारण पौधों में कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। इस वजह से इसे लग्जरी कंजप्शन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लग्जरी कंजप्शन। यानी कि अगर ये गन्ना हो गया, आलू हो गया, वो क्या ऐसे थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में भी क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, तो ये कोई रोग उत्पन्न नहीं करता। तो इस वजह से लग्जरी जीवन की तरह जीता है। ठीक है, तो इस वजह इसे क्या बोलते हैं? लग्जरी कंजप्शन। इस नाम से जानते हैं, लग्जरी कंजप्शन से। तो लिखते हैं अपन इसमें कि आलू, चुकंदर, गन्ना
आलू, चुकंदर एवं गन्ना, इसे गन्ना पोटेशियम को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेती है। अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेती है। इसी कारण इसे लग्जरी उपभोग या लग्जरी कंजप्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए लगभग पोटेशियम के क्या हुए, कार्य कंप्लीट हुए। एक कार्य बच रहा है कि ये क्या करता है, शरद ऋतु में जो बोई जाती है ना दलहनी फसलें, शरद ऋतु में दलहनी फसलें कौन कौन सी अपन ने बीज में पढ़ा था, कौन कौन सी थी, मटर, चना, मसूर, खेसारी। ठीक है, मटर, चना, मसूर, खेसारी और राजमा। तो उनमें क्या करता है, ये शरद कठोरता के लिए उत्तरदायी है, यानी कि सर्दी से प्रतिरोधी करता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शरद कठोरता। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं इसमें खरीफ की दलहनी, खरीफ की रबी की, अपन किसकी बात कर रहे हैं, रबी की, रबी की दलहनी फसलों में शरद कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, शरद कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। इसके साथ साथ ही अपने देखे लग्जरी उपभोग भी कहते हैं और हिडन हंगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके साथ साथ ही अगर अपन बात करें ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है और गुणात्मक पोषक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पोटेशियम के कार्य कंप्लीट हुए। अगर अपन देखें इसकी कमी के लक्षण, तो कमी के लक्षण अपन ने पढ़ लिया था, कमी के लक्षण। तो देखें कमी के लक्षण क्या होते हैं, अपने कहा था कि पुरानी पत्तियों में क्या होगा कि रंध्र या तो खुले रह जाएंगे या बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो खुले या बंद होने की कंडीशन में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, और जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता उस वजह से पत्तियों के किनारे जलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रोचिंग। झुलसने को क्या बोलते हैं, पत्तियां अगर झुलस जाती है या जल जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्क्रोचिंग। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं पुरानी पत्तियां, पुरानी पत्तियों के किनारे झुलसे हुए एवं जले हुए दिखाई देते हैं। और लगभग ये किसी के रूप में कोई स्पेसिफिक बीमारी उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, स्पेसिफिक बीमारी उत्पन्न नहीं करता ये, तो इसके कोई स्पेसिफिक रोग उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एक तो अपने को क्या करना है, रंध्रों को बंद एवं चालू करेगा। रंध्रों को बंद एवं चालू करने के साथ साथ ही और क्या करेगा, ये एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। तो इस वजह से इसकी आवश्यकता पौधों में
होती है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व कंप्लीट हुए। प्राथमिक पोषक तत्व में अपने नाइट्रोजन पढ़ लिया, फास्फोरस पढ़ लिया और आज पोटेशियम पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं द्वितीयक पोषक तत्वों में। किसमें? द्वितीयक पोषक तत्वों में। इसके कुछ कार्य अपन ने पहले भी लिख लिए थे, यानी कि एक कार्य और था इसका अपने पोटेशियम का। क्या था वो? ये प्रत्यक्ष रूप से पौधों को सूखा प्रतिरोधक बनाता है। प्रत्यक्ष रूप से लिख लेते हैं उसको भी। प्रत्यक्ष रूप से पादपों में, प्रत्यक्ष रूप से पादपों में सूखा रोग एवं कीट प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, बढ़ाता है। ठीक है, ये खत्म हुआ पोटेशियम। आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं, अब अपन द्वितीयक पोषक तत्वों की बात करते हैं। किनकी? द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व। अब देखिए द्वितीयक पोषक तत्व, तो द्वितीयक पोषक तत्व में आपने पढ़ा था कि 3 पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा वृहद पोषक तत्व, वृहद का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो मुख्य पोषक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उनको वृहद पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस वृहद पोषक तत्व को चतुर्थ महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है? तो सल्फर को माना जाता है। ठीक है, लेकिन अभी अपन स्टार्ट करते हैं कैल्शियम। तो इसमें पहला स्टार्ट करते हैं कैल्शियम। अब अपन ने देखा था कि अपन ने फास्फोरस में पढ़ा था कि फास्फोरस में जब अपने फास्फोरस के कार्य पढ़े थे तो अपन ने कहा था कि फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस कोशिका विभाजन के समय बनने वाला कोशिका सीमेंट, यानी कि कैल्शियम पेक्टेट एवं मैग्नीशियम पेक्टाइड के निर्माण में सहायक है। ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट एवं मैग्नीशियम पेक्टेट के निर्माण में सहायक है। तो वहां पे क्या आया था? कैल्शियम पेक्टेट, यानी कि वहां पे कैल्शियम भी कार्य कर रहा था। तो अपन कह सकते हैं कि कोशिका कैल्शियम भी क्या है? कोशिका विभाजन एवं कोशिका सीमेंट के निर्माण में सहायक है। तो इसमें पहला कार्य क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन एवं कोशिका निर्माण में, कोशिका विभाजन एवं कोशिका सीमेंट निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि ये क्या करता है? कुछ फसलों में बीज निर्माण में भी सहायक होता है। कैल्शियम कुछ फसलों में बीज निर्माण में भी सहायक होता है। तो लिख देते हैं कैल्शियम कैल्शियम फसलों में बीज निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, कैल्शियम
बीज निर्माण में भी सहायक होता है। अब अपने देखते हैं इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। यहां कमी के लक्षण, कमी के लक्षण। तो जैसा कि अपन ने कहा कि कैल्शियम किस में सहायक है, कैल्शियम फसलों में बीज निर्माण में सहायक है। यानी कि अगर कैल्शियम की उपस्थिति कम होगी या कैल्शियम की कमी होगी मृदा में या पौधे में, तो सीधी सी बात है कि इसका निर्माण नहीं हो पाएगा, बीज का निर्माण नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ ही कमी के लक्षण अपन ने कहा देखे थे, तो शीर्ष कलिका थी जो, उस पर अपन ने कहा था कि शीर्ष कलिका जब भी हुक के आकार की हो जाती है, जब भी शीर्ष कलिका हुक के आकार की हो जाती है तो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो यानी कि अगर कोई फसल में हुक जैसी आकृति बन रही है, वो भी किसकी कमी है, कैल्शियम की कमी है। और अगर किसी फसल में बीज नहीं बन रहा तो वो भी किसकी कमी है, वो भी कैल्शियम की कमी है। तो लिखते हैं इसमें रोगों में, पहला लिख लेते हैं शीर्ष कलिका हुक की आकृति के समान दिखाई देती है, समान दिखाई देती है। ठीक है, इसके साथ ही मूंगफली में पॉपिंग, मूंगफली में पॉपिंग, यानी कि पॉपिंग क्या होता है, जब भी फली में दाना नहीं बनता, फली खोखली रह जाती है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन पॉपिंग बोल देते हैं। यानी कि दाने का नहीं बनना, दाने का नहीं बनना क्या कहलाएगा, पॉपिंग कहलाएगा। यानी कि मूंगफली में पॉपिंग एवं शीर्ष कलिका अगर हुक की आकृति के समान दिखाई देती है तो किसकी कमी के लक्षण है, तो वो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है। इसके साथ ही अपन देखें तो टमाटर में बेर यानी कि ब्लोसम एंड रोट नामक रोग हो जाता है। तो तीसरे लिखते हैं अपन टमाटर में BER यानी कि ब्लोसम एंड रोट रोग। टमाटर में ब्लोसम एंड रोग किसकी वजह से होता है, ब्लोसम एंड रोट किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से। ठीक है, जिसको अपन बेर बोलते हैं। आगे चले हैं तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि सेब में वाटर कोर भी किसकी कमी से होता है, सेब में वाटर कोर किसकी कमी से होता है, तो ये भी कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, आगे देखें तो सेब में बीटर पिट, सेब में बीटर पिट, सेब में बीटर पिट रोग भी किसकी कमी से होता है, तो वो भी कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं तो अपने कई बार देखते हैं कि दांतों में जब कैविटी हो जाती है यानी कि दांत सड़ गल जाते हैं तो डॉक्टर जो टूथपेस्ट देता है वो कैल्शियम की बनी हुई होती है, उस पर डायरेक्ट लिखा होता है कैल्शियम। ठीक है, तो यानी कि कैविटी किसकी वजह से होती है, तो कैविटी यानी कि जो धब्बे बनते हैं काले काले गहरे, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से बनते हैं दांतों में। अगर अपन फसलों की बात करें तो एक फसल है जिसमें भी क्या होता है, कैविटी होती है, यानी कि वो कौन सी फसल है, वो गाजर है, रेडिस, उसमें भी क्या होता है, कैविटी होता है। तो अपन लिख सकते हैं गाजर में
गाजर में कैविटी स्पॉट, ठीक है, ये भी किसकी कमी से हो रहा है? ये भी कैल्शियम की कमी से हो रहा है। अब अपन आगे चलते हैं, तो आगे चल के देखते हैं। तो अभी अपन ने कहा था इसकी कमी से पौधों का शीर्ष भाग कैसा हो जाता है? हुक के समान, हुक के समान हो जाता है। तो फूल गोभी में टिप हुकिंग, फूल गोभी में टिप हुकिंग, यानी कि टिप हुकिंग का मतलब, जो टिप का मतलब होता है शीर्ष, तो शीर्ष भाग हुक की तरह हो जाना कैल्शियम की कमी से होता है। तो ये इसके रोग हो गए, ठीक है। तो ये कैल्शियम के रोग कंप्लीट होते हैं। देखते हैं क्या क्या पढ़ा अपने कैल्शियम में। अपने 6 रोग मुख्य से पढ़े और एक अपने लक्षण पढ़ा। एक लक्षण अपने क्या पढ़ा कि शीर्ष कलिका हुक के समान हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ ही अपने देखा कि मूंगफली में पॉपिंग यानी कि दाना नहीं बनना क्या कहलाता है? तो वो दाना नहीं बनना मूंगफली में वो कहलाएगा पॉपिंग कहलाएगा। और पॉपिंग किसकी वजह से होती है? तो पॉपिंग कैल्शियम की वजह से होती है। एक पॉपिंग होता है मक्का में, मक्का का आपने दाना देखा होगा। मक्का का दाना जब पॉपकॉर्न में परिवर्तित होता है, किसमें? पॉपकॉर्न में। पॉपकॉर्न जब पॉपकॉर्न में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को भी क्या बोला जाता है? उस क्रिया को भी पॉपिंग बोला जाता है। पॉपकॉर्न में परिवर्तित होता है तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी पॉपिंग कहलाता है। वो थोड़ा सा अक्षर का फर्क होता है, देख लीजिए यहां पे इसमें ई लगा हुआ है। अगर लेकिन ये पॉपिंग नहीं आता, ठीक है, अगर ऐसा पॉपिंग देके जैसे अपन ये लिखा है, अगर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पॉपिंग किस फसल से संबंधित है और मूंगफली उसमें क्या है, ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या चला जाएगा? मक्का। और अगर मूंगफली और मक्का दोनों ऑप्शन में दे रखा है और चारों ऑप्शन अलग अलग है तो अपने को मूंगफली आंसर करना है, ठीक है। अपने को क्या करना है? मूंगफली आंसर करना है। यानी कि पॉपिंग दूसरी कौन सी फसल से संबंधित है? मक्का से संबंधित है। यानी कि जब भी मक्का का दाना किस में परिवर्तित होता है? पॉपकॉर्न में परिवर्तित होता है, तो उसको भी अपन पॉपिंग बोलते हैं। तो ये द्वितीय पोषक तत्व में पहला पोषक तत्व खत्म होता है जो कि था कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। आगे चलें, अब अपन पढ़ते हैं मैग्नीशियम। दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तो देखिए मैग्नीशियम क्या करता है, अपन ने देखा था क्लोरोफिल की संरचना बनाई थी तो उसमें मुख्य क्या था? मैग्नीशियम। ऐसे एक संरचना बनाई थी ना जब अपन नाइट्रोजन पढ़ रहे थे। ऐसे एक संरचना बनाई थी तो इसको अपन ने क्या कहा था? क्लोरोफिल की संरचना, यानी कि पर्णहरित की संरचना। तो अपन ने देखा था कि इसके मध्य में कौन सा पोषक तत्व था? तो मैग्नीशियम था। यानी कि मुख्य पोषक तत्व कौन सा हो गया पर्णहरित का? तो मैग्नीशियम। तो इसमें अपन पहला लिख देते हैं पर्णहरित का मुख्य पोषक तत्व होता है। पर्णहरित का मुख्य पोषक तत्व होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? पर्णहरित का मुख्य पोषक तत्व होता है।
या मुख्य अवयव होता है। ठीक है, मुख्य अवयव होता है, यहाँ पे ये लिख देते हैं मुख्य अवयव होता है, एक ही बात है। ठीक है, पर्णहरित का मुख्य अवयव कौन है? तो वो है मैग्नीशियम। इसके साथ ही अपने कहा कि जो कोशिका सीमेंट होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट का। तो यानी कि मैग्नीशियम पेक्टेट में कौन आ जाएगा? तो मैग्नीशियम पेक्टेट में मैग्नीशियम आ जाएगा। तो यानी कि कोशिका विभाजन में भी सहायक है। कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। ठीक है, इसके साथ ही चलें तो राइबोसोम की दो इकाइयां होती है, यानी कि राइबोसोम जब भी निर्माण होता है राइबोसोम का, तो पहले उनकी इकाइयों को क्या बोला जाता है? पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि पॉलीराइबोसोम का निर्माण भी किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम का वजह से होता है। तो यानी कि पॉलीराइबोसोम का निर्माण में भी भाग लेता है। पॉलीराइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। पॉलीराइबोसोम के निर्माण में भी क्या करता है? ये भाग लेता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम के कार्य कंप्लीट हुए। अब अपन देखते हैं कमी के लक्षण। कमी के लक्षण। तो कमी के लक्षण देखते हैं तो अपन बात करते हैं कि नई पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम की कमी से। और नई पत्तियों में क्लोरोसिस सल्फर की कमी से। पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस आता है तो नाइट्रोजन की कमी से। और पुरानी पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस तो मैग्नीशियम। पुरानी पत्तियों में किसकी कमी से आएगा? मैग्नीशियम। नई पत्तियों में मैग्नीज। थोड़ा सा गलत हो गया था, हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो अपने को याद रखना है पुरानी पत्तियां किस तरफ होती है? ग्राउंड की तरफ। तो यहां से याद रख लेना ग्राउंड। किस तरफ? ग्राउंड। ठीक है, जी से, एम में जी होता है। देखिए, नई पत्तियों में जो काम मैग्नीज करता है वही काम पुरानी पत्तियों में मैग्नीशियम करता है। ठीक है, यानी कि ये पुरानी पत्तियों में काम करता है और जो मैग्नीज है ये नई पत्तियों में काम करता है। यानी कि इंटरवेनल क्लोरोसिस नई पत्तियों में पूछा जाएगा, यानी कि एन है, एन का मतलब क्या हो गया? न्यू। यहां से याद रखना एम और एम तो दोनों में, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों में सेम है, यानी कि मैग्नीज, इसको एम को तो हटा देना है। एन से याद रखना, एन का मतलब क्या हो गया? न्यू, यानी कि नई इंटरवेनल क्लोरोसिस न्यू लीव्स, यानी कि नई पत्तियों में सिराओं के मध्य से पत्ती का पीला पड़ना किसकी कमी है? तो मैग्नीज। और पुरानी पत्तियों में सिराओं के मध्य से पीला पड़ना किसकी कमी है? तो मैग्नीशियम। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं कि पुरानी पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस तो लिख देते हैं पुरानी पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस, तो ये किसकी वजह से होता है? ये मैग्नीशियम की वजह से होता है। याद रखना ग्राउंड की तरफ कौन होता है? मैग्नीशियम। आगे चलें तो ये दो रोग उत्पन्न करता है। तंबाकू में सैंड्रोन नामक रोग उत्पन्न करता है। तंबाकू में सैंड्रोन नामक रोग उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ ही
अगर अपन देखें तो कैल्शियम की वजह से जब कैल्शियम की कमी हो जाती है पशुओं में, तो मिल्क फीवर यानी कि दुग्ध ज्वर रोग उत्पन्न हो जाता है। जब कैल्शियम की कमी किस में होती है? पशुओं में होती है। तो अगर अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की कमी मेनली फसल में होती है, तो चारे वाली फसल में होती है। तो वही फसल अगर अपन जानवरों को खिलाते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि पशुओं में भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। जब पशुओं में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पशुओं में ग्रास टिटेनी, कौन सा रोग? ग्रास टिटेनी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अपन इसमें लिख देते हैं मैग्नीशियम की पशुओं में कमी होने पर, यहां सीधे लिख देते हैं मैग्नीशियम की कमी होने पर पशुओं में ग्रास टिटेनी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो अपने मैग्नीशियम यहां से पढ़ लिया। अगर अपन बात करें तो अपन ने पहले सभी पोषक तत्वों के किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ ही किसने इसकी खोज करी, तो वो देखते तो अपन देख लेते हैं कि मैग्नीशियम के मृदा में स्रोत क्या है। तो अपन ने लिखा था डोलोमाइट मृदा में स्रोत है। उसके बाद में अपन ने मैग्नीशियम किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो Mg+2 के रूप में ग्रहण किया जाता है। उसके साथ साथ ही अगर अपन देखते हैं कि मैग्नीशियम धातु या अधातु है, तो अपन ने कहा था कि धातु है। उसके साथ ही अगर अपन आगे चल के देखें तो मैग्नीशियम की खोज किसने करी थी? तो स्प्रेंगल नामक साइंटिस्ट ने करी थी 1839 में। तो लगभग अपन ने ये चीजें देखी थी। ठीक है, कमी के लक्षण भी देख लिए थे कि पुरानी पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। अब अपन आगे चलते हैं तो देखते हैं सल्फर। द्वितीय पोषक तत्वों में कौन बचा? सल्फर। सल्फर, तो देखिए अपने कहा था कि पौधे सल्फर को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो SO4-2 के रूप में ग्रहण करते हैं। और इसका मृदा में स्रोत क्या होता है? मृदा में स्रोत कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होता है। अब अपन देखते हैं कार्य, सल्फर के कार्य देखते हैं। तो देखिए सल्फर तिलहनी फसलों में तेल निर्माण में सहायक है। यानी कि तिलहनी फसलों में तेल निर्माण एवं तेल की गुणवत्ता में सहायक होता है। ठीक है, इसके साथ ही देखें तो सल्फर कुछ अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। अब वो अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? तो लिखते हैं
सिस्टीन मिथ्योनीन एवं सिस्टाइन यानी कि एसएमएस अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, निर्माण में सहायक होता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के देखते हैं कि कुछ फसलों में क्या होता है, गंध आती है। ठीक है, कुछ फसलों में गंध आती है। जैसे अपन बात कर दें, प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हो गया, लहसुन की बात कर ले डाइलाइल डाइसल्फाइड हो गया, यानी ये एल्केलॉइड होते हैं, ये रसायन होते हैं, ये गंध के लिए या जो उनमें स्मेल आती है ना उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब वो जो रसायन है सल्फर क्या है, उनके निर्माण में भी भाग लेता है। तो अपन कह सकते हैं कि फसलों में कौन कौन सी, मूली हो गया, सरसों हो गया, सरसों के परिवार में जितनी भी होती है ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी सभी हो गए, मूली, सरसों, प्याज और लहसुन आदि। फसलों में गंध के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, फसलों में गंध के लिए उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है, सल्फर उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये लगभग फसल के जितने भी कार्य थे वो पूरे हुए। अब अपन देखते हैं इसकी कमी के लक्षण। तो आगे चल के लिखते हैं कमी के लक्षण। अब देखिए कमी के लक्षण देखते हैं। तो अपने पढ़ा था कि अगर पुरानी पत्तियों में संपूर्ण पत्ती पीली पड़ रही है तो किसकी वजह से पीली पड़ती थी, पुरानी पत्तियों में नाइट्रोजन की वजह से। फिर अपने कहा था कि नरेंद्र सिंह एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक याद रखनी है, नरेंद्र सिंह एक ट्रिक याद रखनी है। यानी कि जो काम नरेंद्र करेगा वही काम कौन करेगा, सिंह करेगा। तो यानी कि जो काम वहां पे नरेंद्र कर रहा था पुरानी पत्तियों में, जो काम नाइट्रोजन कर रहा था वही काम नई पत्तियों में कौन करेगा, सल्फर करेगा। तो यानी कि नई पत्तियों का संपूर्ण पीला पड़ना। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, सल्फर की कमी के कारण। इसके साथ साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट रोग अपन ने कहा था ना कि सल्फर का सूचक पादप यानी कि इंडिकेटर प्लांट कौन था, तो चाय था। तो चाय में क्लोरोसिस एवं संपूर्ण पीला पड़ना एवं पौधे का संपूर्ण पीला पड़ना एवं पौधे का संपूर्ण पीला पड़ना। ये किसकी वजह से होता है, ये सल्फर की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये सल्फर की कमी के लक्षण भी पूरे हुए। इसके साथ साथ ही अगर अपन देखें तो हाँ, एक रोग और रह गया
फसलों में वी आकृति में पीलापन किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की वजह से। और मूंगफली में अगर नई पत्तियों में वी आकृति में पीलापन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? सल्फर। तो एक और लिख देते हैं, मूंगफली में वी आकृति में पीलापन होना। ठीक है, ये भी किसकी कमी है? तो ये सल्फर की कमी के कारण होता है। तो चाय में क्लोरोसिस या पौधे का संपूर्ण पीला पड़ना सल्फर की कमी है, नई पत्तियों का संपूर्ण पीला पड़ना सल्फर की कमी है, मूंगफली में वी आकृति में पीला पड़ना किसकी कमी है? सल्फर की कमी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बरसीम में क्लोरोसिस या पौधे का संपूर्ण पीला पड़ना, तो उसमें बोरोन की कमी आएगा। किसकी कमी आएगा? बोरोन की कमी। इसमें लिख देते हैं, बरसीम की फसल, बरसीम के पौधे का, ऐसे लिख देते हैं, बरसीम के पौधे का संपूर्ण पीला पड़ना, तो ये किसकी कमी से होता है? ये बोरोन की कमी के कारण होता है। बोरोन की कमी, किसकी कमी के कारण? बोरोन की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, ये इतना हुआ। अब देखिए सल्फर के क्या होता है कि सल्फर की अगर अधिकता हो जाती है तो धान में एक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसको अपन अकोची रोग बोलते हैं। तो अपन इसमें देखते हैं अधिकता। तो धान के खेत में H2S की अधिकता होने पर अकोची रोग उत्पन्न हो जाता है। अकोची रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? अकोची रोग। ठीक है, किसकी वजह से? धान के खेत में अधिकता। किसकी अधिकता? H2S की। H2S यानी कि किसमें किसकी अधिकता हो रही है? सल्फर की अधिकता हो रही है। ठीक है, ये सल्फर कंप्लीट हुआ। ये सल्फर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही एक नोट लगा के और लिख देते हैं, मृदा में अगर मृदा में क्या होता है, नाइट्रोजन एवं सल्फर का रेशियो 16 से अधिक हो जाता है तो सल्फर की कमी हो जाती है। मृदा में नाइट्रोजन एवं सल्फर अनुपात 16:1 से अधिक होने पर सल्फर की कमी हो जाती है। सल्फर की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? सल्फर की कमी हो जाती है। तो देखते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो आज अपन ने पोटेशियम से स्टार्ट किया था। पोटेशियम के कार्य देखे थे। कहा था कि पोटेशियम को
लग्जरी उपभोग के नाम से भी जाना जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है और गुणात्मक पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पोटेशियम की कमी देखी थी, तो पोटेशियम की कमी से पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती है। फिर अपन ने द्वितीयक पोषक तत्व पर आरंभ किया था। द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम पड़ा था, तो कैल्शियम की वजह से हुक जैसी आकृति बनती है पत्तियों में, मूंगफली में पॉपिंग, टमाटर में बेर, ब्लॉसम एंड रोट। उसके साथ साथ ही अगर देखें तो सेब में वाटर कोर, सेब में बिटर पिट, गाजर में कैविटी स्पॉट और फूलगोभी में टिप हुकिंग नामक रोग उत्पन्न होते हैं। फिर अपने मैग्नीशियम देखा, तो मैग्नीशियम की पुरानी पत्तियों में अगर इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है तो किसकी कमी होती है? मैग्नीशियम। तंबाकू में सेंड्रोन नामक डिजीज हो जाती है और मैग्नीशियम की कमी से पशुओं में ग्रास टिटेनी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे चलें तो सल्फर की बात करें तो सल्फर सिस्टीन, मिथेनिन, सिस्टाइन यानी कि एसएमएस अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। तिलहनी फसलों में तेल निर्माण एवं तेल की गुणवत्ता में सहायक होता है। इसके साथ साथ देखो फसलों यानी कि मूली, सरसों, प्याज, लहसुन आदि में गंध के लिए उत्तरदायी होता है। आगे चल के देखें तो यदि मृदा में नाइट्रोजन एवं सल्फर का रेशियो कितना हो जाता है? 16:1 से अधिक हो जाता है तो मृदा में क्या हो जाएगा? सल्फर की कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ धान में अकोची रोग H2S की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो ये सल्फर खत्म हुआ। इसके साथ साथ ही अपना जो द्वितीयक पोषक तत्व थे वो भी तीनों समाप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़ते हैं, तो इनको अच्छे से याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।